Hello, friends. Welcome back again to Elite Professional Academy. Friends, if you are preparing for CA Inter Law for coming November 2020 examination, then, friends, today's session is really important for you because in today's session, we are going to discuss what are the amendments which are applicable to you in November 2020 एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखना बिकॉज ये कवर करेंगे सारे अमेंडमेंट्स जो आपको नवंबर 2020 अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई एम सीए मोहित एंड शुरू करते हैं आज के अमेंडमेंट्स को। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है जो कि खुशखबर है आपके लिए कि इस नवंबर 2020 में जितने भी अमेंडमेंट्स आपको लागू है वो बड़े ही लेस इन क्वांटिटी है। और दूसरी बात जो नोट है, जो मैं बुरी खबर नहीं बोलूंगा लेकिन एक नोट आपने लिखनी है या फिर नोट आपने करवाना है इस बात को कि आपको जैसे पता है कि मई 20 का अटेम्प्ट जो था वो कैंसिल होके उसको मर्ज करा गया है नवंबर 20 के एग्जाम के साथ। तो मई 20 के जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो आपको नवंबर 20 के एग्जाम में भी एप्लीकेबल है। ओके, फिर आपके दिमाग में सवाल आया, सर मई 20 के अमेंडमेंट्स कहाँ मिलेंगे? सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी मई 20 के अमेंडमेंट्स का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा और अभी आपको आई बटन में भी वो दिखता है, तो वहां से जाके इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं सो नवंबर 2020 के लिए जो अमेंडमेंट्स आपको लागू है वो 1 नवंबर 19 से लेके 30 अप्रैल 2020 तक के अमेंडमेंट्स आपको लागू है। और मई के लिए जो अमेंडमेंट्स थे वो थे अप टू 31 अक्टूबर। तो इसीलिए 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से लेके 30 अप्रैल तक जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो आपके एग्जाम के लिए लागू है। आज हम लोग क्या करेंगे, इन अमेंडमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इसको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जाके डिस्क्रिप्शन से और ऊपर आई बटन से उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलो रिगार्डिंग द अमेंडमेंट नोट्स, तो ये रहे अमेंडमेंट नोट्स। ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत ही कम लेस क्वांटिटी के है, तो 6 पन्नों का अपना अमेंडमेंट नोट्स है। ठीक है ना। सी इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 2020। ठीक है, आई एम सीए मोहित एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये अपना टैगलाइन बी लॉपति विथ सीए मोहित प्रजापति। ओके, यस। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स है, ठीक है ना। ये आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सको, इस प्रिपरेशन कर सको फॉर अमेंडमेंट्स। ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो अगेन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इन नोट्स को मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको 2 चैनल के लिंक वहां पे दिखेंगे। एक तो स्पेसिफिकली लॉ का एक ग्रुप है और हमारे एलिट प्रोफेशनल एकेडमी ईपीए का एक ग्रुप है। दोनों चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, सो दोनों चैनल पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो, सो ये रहे नोट्स आपके अमेंडमेंट के। डिस्कस करते हैं आज के अमेंडमेंट्स को। ठीक है, यस। तो आज का पहला अमेंडमेंट बच्चों आता है आपके इनकॉर्पोरेशन रूल से। कहां से आता है बोलो? इनकॉर्पोरेशन रूल से। बड़ी तबीयत से हम लोग पढ़ने वाले हैं इन अमेंडमेंट्स को बिकॉज बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है, तो अपने पास बहुत ज्यादा समय अवेलेबल है टू डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल। सो इनकॉर्पोरेशन रूल में अपना पहला अमेंडमेंट आया है, रूल नंबर 9 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। जो ओरिजिनल रूल नंबर 9 था उसको भी सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में जो रूल नंबर 9 था उसको निकाल करके ये नया रूल, पूरा का पूरा नया रूल उन्होंने क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है। अब रूल नंबर 9 को अगर हम लोग पुराने पढ़ते थे तो वहां पे आपको नेम रिजर्वेशन के बारे में कुछ बातें बताई गई थी। ठीक है ना, वहां पे क्या बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आप रन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट इज रन? रिजर्व यूनिक नेम। ओके, इसका शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम। ओके, तो रन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते थे या फिर आप क्या कर सकते थे? स्पाइस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते थे, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो इनका इस्तेमाल कर सकते थे। रन फैसिलिटी का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप 2 नाम रिजर्व कर सकते थे बिफोर
while incorporating the company, और स्पाइस का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आप एक नाम को रिजर्व कर सकते थे, ठीक है। मतलब these are the applications for reserving the name for incorporating the company. So रन का इस्तेमाल करेंगे तो दो नाम आप रिजर्व कर सकते थे, स्पाइस का इस्तेमाल करते थे तो एक नाम आपको रिजर्व करना पड़ता था। आज के दिन पे इन दोनों फैसिलिटीज को खारिज करके एक नई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है फॉर रिजर्विंग द नेम। वो फैसिलिटी क्या है देखो, रिजर्वेशन ऑफ नेम और चेंज ऑफ नेम। सो एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस, प्लीज नोट करना इसको, थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट www.mca.gov.in by using the web service। क्या बोला है यहाँ पे, वेब सर्विस को बोला है, तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज द वेब सर्विस स्पाइस प्लस। तो पहले स्पाइस हुआ करता था, अब क्या हो चुका है, स्पाइस प्लस हो चुका है। तो स्पाइस प्लस दैट इज सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। ओके, सो ये स्पाइस प्लस जो आपको एक वेब सर्विस दी गई है, उस वेब सर्विस का इस्तेमाल करके आप अभी अपने कंपनी के नाम को रिजर्व करने का अप्लाई करेंगे। अभी रन फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, रन फैसिलिटी से आप अपनी कंपनी का नाम रिजर्व नहीं कर सकते, ओके, या फिर स्पाइस से भी आप रिजर्व नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी एक वेब सर्विस दी गई है स्पाइस प्लस करके। अब रन में, स्पाइस में और स्पाइस प्लस में क्या फर्क है, तो फ्रेंड्स रन फैसिलिटी का भी इस्तेमाल करते थे, स्पाइस का इस्तेमाल करते थे, तो आपको एक पीडीएफ में फॉर्म मिलता था जिसको आप डाउनलोड करके उसमें पर्टिकुलर्स भर के उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा के आप अपलोड करते थे। अब यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह फॉर्म अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली वेब सर्विसेज, डायरेक्टली वेब पोर्टल पे जाके वो एप्लीकेशन भरना है और सबमिट करना है। जैसे आप अमेजोन पे वगैरह डिटेलिंग भरते हो ना, तो वैसे आपको डायरेक्टली यहाँ पे भरना पड़ेगा, पीडीएफ में फॉर्म डाउनलोड करके उसमें भर के फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करते हो, उस पोर्टल पे जाके mca.gov.in के पोर्टल पे जाके वहां पे आपको वेब सर्विस मिल जाएगी स्पाइस प्लस करके, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने नाम को रिजर्व करने का एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब कितने नाम आपको मिलते हैं यहाँ पे रिजर्व करने के लिए, तो यहाँ पे आपको दो नाम मिल जाएंगे, जैसे रन में दो मिलते थे तो वैसे यहाँ पे भी दो नाम मिल जाएंगे। ये किसके लिए है, फॉर एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर द न्यू कंपनी। अगर आपकी कंपनी नई कंपनी है और नई कंपनी का नाम आप रिजर्व करना चाहते हो, तो स्पाइस प्लस का इस्तेमाल करके आप उस कंपनी के नाम को रिजर्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द ओल्ड कंपनी जिन्होंने अपने कंपनी का नाम चेंज करना है, सो फॉर द चेंज इन द नेम ऑफ, चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, यानी कि ओल्ड कंपनी है जो अपने नाम को चेंज करना चाहती है बाय यूजिंग द वेब सर्विस रन, तो उनके लिए अभी भी रन सर्विस क्या है, चालू है, वो रन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रन पूरा का पूरा रिडंडेंट नहीं हुआ है, प्लस नई कंपनीज के लिए आप स्पाइस प्लस का इस्तेमाल करो, और जो पुरानी कंपनीज है वो अपने नाम को अगर चेंज करना चाहती है तो वो रन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती है, विच मे बी इधर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड एज द केस मे बी बाय द रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। यानी कि जो नाम अप्रूवल का वगैरह बातें होती है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से होती है, आफ्टर अलाउइंग रीसबमिशन ऑफ द फॉर्म विद वेब फॉर्म विद इन 15 डेज। यानी कि आपने अगर पहले अप्लाई किया है और अगर आपका नाम जो रिजर्व आपने करने के लिए अप्लाई किया है, अगर मान लो वो रिजेक्ट हो गया, तो वापस आपको 15 दिन मिल जाएंगे फॉर रीसबमिटिंग द फॉर्म। क्लियर है, पक्का। तो ये आया आपका पहला अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन ऑफ नेम। इसमें आपने क्या पढ़ा बच्चों, इसमें आपने ये पढ़ा कि अगर नई कंपनी है तो वो स्पाइस प्लस इस वेब सर्विस का इस्तेमाल करेगी फॉर रिजर्विंग द नेम, वहां पे उसको दो नाम मिलेंगे, और पुरानी कंपनी है तो रन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड अपने आपका दूसरा अमेंडमेंट आया है, तो जहां जहां पे पहले स्पाइस वर्ड आता था, INC 32 स्पाइस वर्ड आता था किस एक्ट में, जहां भी यानी कि रूल नंबर 10, 12, 19 और सब रूल 1, 2, 3, 4, 7 ऑफ रूल 38। सो रूल 38 में जहां जहां पे भी स्पाइस वर्ड आता था, वहां पे अभी स्पाइस वर्ड को हटा के स्पाइस प्लस डालेंगे, ताकि उस रूल में जहां पे स्पाइस पहले बोलते थे कि स्पाइस का इस्तेमाल करो, आप अभी यहाँ पे बोलोगे कि नहीं, स्पाइस नहीं, स्पाइस प्लस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नॉट सो एग्जाम फॉर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन, रूल 38 द मार्जिनल हेडिंग, अगेन रूल 38 में आपको स्पाइस की जगह पे स्पाइस प्लस का इस्तेमाल करो ऐसे बोल रहे हैं। ये अमेंडमेंट आया है 23 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट वन, स्पाइस प्लस के रिलेट जैसा एक और फॉर्म था, ओके, जिसका नाम था अजाइल, अगर आपको याद है अजाइल। ओके, सो अजाइल फॉर्म में क्या होता था, अजाइल फॉर्म में देखो बच्चों क्या होता था,
आप क्या कर सकते थे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको जो है वो उसी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आप कंपनी के जीएसटीएन नंबर को निकाल सकते थे। मतलब आप कंपनी के जीएसटी नंबर को अलग से अप्लाई करने के बजाय जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उसी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते थे, आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नंबर के लिए अप्लाई कर सकते थे, आप ईएसआईसी के लिए अप्लाई कर सकते थे। समझ गए? मतलब आपको अलग से इन चीजों के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता था, ये कंपनी का समय बचाता था। ठीक है, समझे? अब और कंपनी का समय बचाने के लिए इस अजाइल फॉर्म में रूल 38 ए में, इस अजाइल फॉर्म में आपको और दो फैसिलिटीज अलाउ की है। वो है आप कंपनी का प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब ये प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे इंडिया में नहीं लगता है, ये बस लगता है आपके महाराष्ट्र स्टेट में। तो जो भी कंपनीज महाराष्ट्र स्टेट में इनकॉर्पोरेट हो रही है, पुणे या फिर मुंबई आरोप के अंतर्गत, तो वो कंपनियां अजाइल प्रो फॉर्म का इस्तेमाल करके, पहले अजाइल था अभी क्या बन गया है अजाइल प्रो, सो अजाइल प्रो का इस्तेमाल करके, अजाइल प्रो फॉर्म का इस्तेमाल करके वो आज क्या कर सकते हैं, जीएसटीएन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नंबर और ईएसआईसी के साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और एक और बात कि वो अपने बैंक अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं। ये तो खतरनाक बात होगी, है ना? कितना समय बच रहा है देखो। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी, फिर उसके बाद वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉय ऑफिसर्स बैंक में जाते थे, बैंक में जाके अकाउंट ओपन करो, कितना समय जाता है। तो कंपनी का समय बचाने के लिए, टू बूस्ट द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, टू बूस्ट द कंपनीज बिजनेस, टू हेल्प द कंपनीज, यहां पे कंपनीज एक्ट ने ये बताया है कि आप अजाइल प्रो फॉर्म का इस्तेमाल करके इन तीन सर्विसेज के साथ साथ आप एडिशनली अपने प्रोफेशनल टैक्स को भी अप्लाई कर सकते हो और आप अपने बैंक अकाउंट को भी ओपन करवा सकते हो। ठीक है सर, कौन से बैंक के साथ आप ओपन कर सकते हो? तो आज के जमाने में बहुत कम बैंक्स हैं जो एमसीए पोर्टल के साथ लिंक हुई है। आपको अगर उन बैंक के साथ, जैसे मान लेते हैं एसबीआई है, आईडीबीआई है, तो फर्ज करते हैं कि वो बैंक्स लिंक है, तो आपको अगर एसबीआई और आईडीबीआई में अकाउंट ओपन करना है तो आप अजाइल प्रो का फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करना है, किसी को सदाबंद बैंक में अकाउंट ओपन करना है, हो सकता है भाई, ठीक है ना, सदाबंद में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करना है, किसी को आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना है, आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो बैंक्स अगर एमसीए पोर्टल्स के लिंक नहीं है तो आप सेपरेटली भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना ही है, इट इज ऑप्शन। अगर आपका टाइम समय बचाना चाहते हो तो आप इस अजाइल प्रो फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? एनी डाउट अबाउट इट? तो ये रहा आपका पहला अमेंडमेंट जो आया था आपके इनकॉर्पोरेशन रूल में। तो दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बात जो है वो क्या है बोलो, कि आपने रन फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, स्पाइस का इस्तेमाल नहीं करना है, आप स्पाइस प्लस का इस्तेमाल करेंगे फॉर रिजर्विंग द नेम फॉर द न्यू कंपनी। अगेन ओल्ड कंपनीज रन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अजाइल प्रो, अजाइल की जगह पे अभी अजाइल प्रो फॉर्म आ चुका है। पहले अजाइल फॉर्म में आप जीएसटीएन, ईपीएफ और ईएसआईसी अप्लाई कर सकते थे। आज के जमाने पे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसके साथ साथ अजाइल प्रो फॉर्म भर दो इंस्टेड ऑफ अजाइल, जिसमें आपको दो एडिशनल सर्विसेज मिल रही है कि आप अपने प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट को भी ओपन कर सकते हो। हाँ, ये बैंक अकाउंट ओपनिंग जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू है, ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू है। बस ये प्रोफेशनल टैक्स जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में ही लगता है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, तो इसलिए आपको महाराष्ट्र में अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो ही आप प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला अमेंडमेंट। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट अबाउट इट? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट, एजीएम फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ओके, अब एजीएम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। व्हाट इज एजीएम? एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, सो उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इफ यू रिमेंबर बच्चों, सेक्शन नंबर 96 में हमने एजीएम के प्रावधान देखे थे, एजीएम के प्रोविजन देखे थे। उसमें हमने टाइम लिमिट देखा था कि आपकी कंपनी ने अगर एजीएम हुआ है या फिर एजीएम हुआ नहीं है, या फिर नहीं एजीएम की बात करूंगा मैं, सॉरी, हाँ, तो मैं बात करूंगा कि एजीएम की टाइम लिमिट, मैं एनुअल रिटर्न में घुस गया,
रियली सॉरी। तो टाइम लिमिट देखना है अपने एजीएम का। सो फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम कब लेते थे बच्चों हम लोग? फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विद इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। और सब्सिक्वेंट एजीएम की बात करूंगा मैं तो एंड ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद 6 महीना। ठीक है, जनरली अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। ये बातें कहां से निकल करके आ रही है? तो फाइनेंशियल ईयर का जो डेफिनेशन है वो हमको बताया है सेक्शन 241 में। ओके, इफ आई गो टू सेक्शन 241, yes, so this is the section 2 clause 41. Financial year in relation to any company or body corporate means the period ending on 31st day of March every year. मतलब हमेशा 31st मार्च पे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर, द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, in respect whereof the financial statement of the company or body corporate is made up. अब ये जो प्रोवाइडो दिया है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अपने इस अमेंडमेंट के लिए। प्रोवाइडेड दैट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट which is a holding company or a subsidiary company incorporated outside India and is required to follow different financial year for consolidation of its accounts outside India. The tribunal may, if it is satisfied, allow the period of the financial year whether or not that period is a year. Okay, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसी कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो एक होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ओके, तो अगर ऐसी कंपनी है जो क्या हो रही है बोलो, जो बाहर के कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, यानी कि हमारी इंडियन कंपनी है और वो किसी आउटसाइड इंडिया कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, या फिर हमारी इंडियन कंपनी किसी बाहरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो वो कंपनी क्या कर सकती है अपने कंसोलिडेशन पर्पज के लिए कुछ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर क्या कर सकती है, फॉलो कर सकती है। यस और नो? तो वो जो कंपनी है ओके, वो अपने फाइनेंशियल ईयर को खत्म करेगी 31 दिसंबर पे, जो कि नॉर्मली हम लोग खत्म करते हैं 31 मार्च पे। ठीक है, सो उन कंपनीज के लिए ये सेक्शन लागू है। ओके, कौन कौन सी कंपनी के लिए? द कंपनीज विच इज हैविंग ए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए ये सेक्शन लागू है। सो सेवरल रिप्रेजेंटेशन हैव बीन मेड, have been received from stakeholders with respect to difficulty in holding the AGM for the companies whose financial year ended on 31st December due to COVID-19. Why? Because उनका अगर फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर पे खत्म होगा तो उसके बाद 6 महीना यानी कि लगभग आ जाएगा 30 जून 2000 जो भी है, तो 30 जून। सो अगर मान लेते हैं कोई फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ, कौन सा फाइनेंशियल खत्म हुआ? 31 मार्च 2020। सो अगर इनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 है, किसी कंपनी का है 31 दिसंबर 2019, तो उन्होंने 6 महीना यानी कि 30 जून 2020 को अपनी एजीएम ले लेनी थी, लेकिन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, एजीएम नहीं हो पाएगी बिकॉज 30 जून को हमारी इंडिया में लॉकडाउन था। यस और नो? और कंपनीज क्या नहीं सकती, सोशल गैदरिंग नहीं कर सकती किसी भी प्रकार से, तो इसलिए उनको क्या बोला है कि वो जो 6 महीने का पीरियड है उनके लिए जो नॉर्मल है, बिकॉज ये नॉर्मल आएगा ना, सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 6 महीना बोला है ना फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 6 महीने का पीरियड जो है वो 9 महीने का हो जाएगा। ओके, सो इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ द कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर अदर देन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर उनका वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं है तो has ended on 31st December 19 hold their AGM for such a financial year within the period of 9 months from the closure of the financial year. अब यहाँ पे अदर देन फर्स्ट ईयर क्यों बोला है? बिकॉज फर्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी 9 महीना यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है। ये सुनो, तो अगर मान लेते हैं आपका ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो आपका 31 दिसंबर 2019 के बाद 9 मंथ्स यानी कि हो जाएंगे 30 सितंबर 2020। और अगर ये आपकी अगर ये सेकेंड और सब्सिक्वेंट एजीएम है तो आपका पहले जो 6 महीना था वो 6 महीने निकाल करके अभी हम लोग क्या डालेंगे, 9 महीने डालेंगे, जो आएगा 30 सितंबर 2020। इसको और इसको कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी 9 मंथ्स दिए हुए हैं, जो पहले 6 महीना हुआ करता था सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए
उसको बढ़ा के उन्होंने क्या किया है, 9 मंथ किया हुआ है। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन फर्स्ट एजीएम एंड नॉर्मल एजीएम। क्लियर है? तो ये एक अमेंडमेंट है, मार्क दिस अमेंडमेंट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, चलो। सो ये हो गया आपका दूसरा अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एजीएम। नेक्स्ट बढ़ते हैं सीएसआर के लिए। अब इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या बोल रहे हैं देखो, इन शेड्यूल 7 क्लॉज 19 आफ्टर द वर्ड्स डीआरडीओ एंड डिपार्टमेंट एड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आपको शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ ऐसे बातें बोली गई है जहां पे अगर आप खर्च करोगे तो आपको सीएसआर का एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। मतलब अपने उन एक्सपेंडिचर्स के लिए आपने खर्चा किया है जो कि शेड्यूल 7 में बताई गई है, तो आपको सीएसआर के लिए, सीएसआर के डिडक्शन के लिए वो एक्सपेंसेस अलाउ किए जाएंगे। अब इसमें और एक ऐड कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को अगर आपने डोनेशन दिया तो आपको वो एक्सपेंडिचर सीएसआर एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। इफ आई ब्रीफली एक्सप्लेन यू व्हाट इज शेड्यूल 7, तो इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह, ओके। या फिर आपने कुछ प्लांटेशन ऑफ ट्री में एक्सपेंसेस किए हुए हैं तो आपको सीएसआर करके वो एक्सपेंडिचर अलाउ किए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक नया उसमें ऐड कर देंगे, लिस्ट में और एक ऐड हो जाएगा, दैट इज डोनेशन टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसको आपने दिया तो आपका वो एक्सपेंडिचर, आपका वो डोनेशन सीएसआर के लिए वैलिड माना जाएगा और आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग सीएसआर फंड्स ऑन कोविड-19 एक्टिविटी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोविड-19 के एक्टिविटीज के लिए अगर किसी कंपनी ने कुछ खर्चा किया है तो वो भी आपके सीएसआर के लिए अलाउ किया जाएगा। सो इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट स्पेंडिंग अ सीएसआर फंड फॉर कोविड-19 इज एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी। ओके, मतलब आपने कोविड-19 को, कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के क्या बोलते उसको कि कोविड-19 जो अभी चल रहा है उसमें आपने अगर अपने से, अपनी कंपनी ने कुछ खर्चा किया है, ठीक है, मान लेते हैं आपने कुछ मास्क वगैरह बांटे हैं, सैनिटाइजर वगैरह बांटे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो आपके सीएसआर एक्टिविटी मानी जाएगी। आपने मान लो किसी हॉस्पिटल में कोई कोविड के लिए स्पेशल बेड्स अरेंज करके दे दिए, कोई स्पेशल बेड्स खरीदी करके दे दिए, तो वो एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपके सीएसआर के लिए वैलिड माना जाएगा। फंड्स में बी स्पेंड फॉर वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू कोविड-19 अंडर आइटम 1 एंड 12 ऑफ द शेड्यूल 7। मतलब कि ये जो आपका खर्चा है कोविड-19 के फंड का, वो कौन से एक्टिविटीज में कैटेगराइज किया जाएगा। सो आइटम नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 7 और 12 दैट इज रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो 12 में जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट बोला है और फर्स्ट में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन, ये एक्टिविटी बोली है, तो उसमें इस चीज को कवर करा जाएगा। उसके लिए सेपरेटली हम लोग कोई लिस्ट उसमें ऐड नहीं करेंगे जैसे हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐड किया। भाई बिकॉज ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है, ये कोरोना क्या बार बार आने वाला नहीं है, होप सो। तो इसलिए उन्होंने एक अलग से कैटेगरी नहीं बनाया है। जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें ही इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों मेरा एक सवाल है इस बारे में। चलो मान लेते कंपनी है जिसने क्या किया है, सीएसआर एक्टिविटी क्या है, सैनिटाइजर्स बांटे हैं, लोगों को सैनिटाइजर्स बांटे हैं। अगर आपको याद है तो सीएसआर के लिए एक रूल हुआ करता था कि जो भी कंपनी सीएसआर एक्सपेंडिचर कर रही है उस कंपनी ने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी को छोड़ के कोई और एक्टिविटी करनी है। समझे? मतलब टाटा मोटर्स ने अगर सीएसआर करके गाड़ियां बांटी लोगों को तो वो सीएसआर में नहीं आएगा, ये सुनो। तो वैसे ही मान लेते हैं लाइफ बॉय कंपनी है, लाइफ बॉय, डेटॉल हो गया, या फिर सैनिटाइजर बनाने वाली और भी कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज ने अगर फ्री में सैनिटाइजर्स बांटे, ओके, फ्री में सैनिटाइजर्स बांटे, तो क्या वो सैनिटाइजर्स के बॉटल का जो खर्चा है जो वो बांट रहे हैं लोगों को, क्या वो उनके सीएसआर के एक्सपेंडिचर में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि लाइफ बॉय सैनिटाइजर बनाना उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, ओके। डेटॉल जो लिक्विड बनाता है वो उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या फिर जो भी सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है, वो हिमालय हो गया, बहुत सारी कंपनी और भी है जो सैनिटाइजर्स बनाते हैं, तो उनका वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है। अगर उन्होंने ये सैनिटाइजर्स वगैरह बांटे तो क्या ये उनके सीएसआर एक्सपेंडिचर में
ऐड हो जाएंगे या फिर क्या ये CSR एक्टिविटी मानी जाएगी? ये डाउट है मेरा। इस डाउट का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर सोचना और आपको जो भी लगता है सही है गलत है जो भी है कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, इस बात को पेंडिंग रखना। मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर सोचो और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर छोड़ना। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो ये हो गया अपना थर्ड अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द CSR। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट कुछ रूल है, अकाउंट रूल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ भी सकते हो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लॉ के लिए, अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। रूल आफ्टर रूल 12(1), Rule 12(1)(a) has been inserted. Every NBFC, that is a non-banking financial corporation, that is required to comply with the Ind AS shall file the financial statement with the registrar together with the form AOC4 NBFC Ind AS and consolidated financial statement, if any, with the form AOC4 AOC CFA, that is a consolidated financial statement NBFC। यानी कि जिस भी कंपनी NBFC को इंड एएस फॉलो करने हैं तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उन्होंने AOC4 जिसमें NBFC के इंड एएस, और अगर NBFC कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट बनाती है तो उन्होंने भी AOC4 में वो इंड एएस जो एप्लीकेबल है जिसका कंप्लायंस है वो चिपका देना है। आप इसको छोड़ सकते हो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट, एग्जम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब ये चीज क्या है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट hereby makes the following further amendments in the notification dated 5th June 2015। अब ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन लाया था ऑन 5th June 2015 उस नोटिफिकेशन में चेंज कर रहा है। अब ये नोटिफिकेशन क्या था वो समझते हैं। ये नोटिफिकेशन बच्चों एग्जम्पशन दिलवाने के लिए था, मतलब के 5th June 2015 के दिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आया था ऑफिशियल गैजेट में, जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को एग्जम्पशन दिए हुए थे। ठीक है ना, एग्जम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी, एग्जम्पशंस टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऐसे बहुत सारे एग्जम्पशंस थे। ओके, तो एग्जम्पशंस टू वेरियस कंपनी लिखता हूं मैं तो बात हो जाएगी। तो वो जो एग्जम्पशन दिए थे कंपनी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन एग्जम्पशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अभी अमेंडमेंट कर रहा है, सॉरी लॉ क्या कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है। तो फॉर सीरियल नंबर 1 द फॉलोइंग सीरियल नंबर्स एंड एंट्री शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो नोटिफिकेशन में जो सीरियल नंबर 1 था उसकी जगह पे आप ये वाले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वो निकाल दो, ये रख दो। सेक्शन नंबर 245, ओ माय गॉड, ये कुछ तो सुना हुआ लगता है रे। सेक्शन 245, क्या 245 गवर्नमेंट कंपनी के रिलेटेड था? ओके, चेक करो एक बार। यस, तो सेक्शन 245 वाज इज डीलिंग विथ व्हाट, गवर्नमेंट कंपनी। तो क्या बोला है देखो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, गौर तलब करना पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर, इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जॉइंटली। ओके, या फिर कोई भी सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वो भी क्या मानी जाएगी, एक गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो यहां पे बात ये बोली है कि जो भी कंपनी, ओके, एक कंपनी है, अगर इस कंपनी में 51% और मोर, अगर पेड अप शेयर कैपिटल में दो कैपिटल आते थे, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, सो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का मिला के पेड अप शेयर कैपिटल में 51% या फिर मोर होल्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंटली। ठीक है, तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते थे, इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते थे। अब यहां पे हुआ है चेंज, क्या बोलते हैं देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर द शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। तो यहां पे ये बोला है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है इसको हटा के अभी आप क्या कर दो, टोटल वोटिंग पावर कर दो, टोटल वोटिंग पावर कर दो। इफ यू रिमेंबर, अमेंडमेंट हुआ था होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में, जहां पे सेम पेड अप शेयर कैपिटल को हटा के टोटल वोटिंग पावर डाला गया था। ठीक है ना, अगर आपको ये टोटल वोटिंग पावर क्यों डाला है इसका रीजन चाहिए तो आप मेरे मई 19 या फिर नवंबर 19 के अमेंडमेंट बैच को देखेंगे, यूट्यूब पे डाला हुआ है, सर्च करो मई 19 नवंबर 19 के अमेंडमेंट बैच को। वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये ऐसा क्यों, टोटल वोटिंग पावर को क्यों, पेड अप शेयर कैपिटल की जगह पे टोटल वोटिंग पावर क्यों, सर्च करना, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। तो अगर मान लो कोई कंपनी है, मैं इसको प्रिस्क्राइब करता हूं,
अगर मान लो कोई कंपनी है जिसने डिफरेंशियल वोटिंग पावर के शेयर्स इशूड किए हैं या फिर डिफरेंशियल वोटिंग पावर के शेयर इशूड नहीं किए हैं, तो ये अमेंडमेंट कुछ इस प्रकार से जाएगी। अगर मान लेते हैं कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग पावर के शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इज होल्डिंग 51% or more of the total voting power is held by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर उन्होंने टोटल वोटिंग पावर के 51% या फिर उससे ज्यादा का होल्ड किया है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अगर कंपनी में डीवीआर नहीं है, अगर उस कंपनी ने, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलना है नहीं बोलना है उसकी चर्चा हो रही है, अगर उस कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं किए हैं तो उसके लिए आज भी क्या है बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल का 51% या फिर उससे ज्यादा का होल्डिंग किसके पास होना चाहिए बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जॉइंट। मेरी बात समझे, क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज अ टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। हो सकता है इशू हुआ भी हो सकता है ना भी हुआ हो। अगर हुआ है, उस कंपनी ने इशू किया है, तो गवर्नमेंट कंपनी बोलने के लिए आप टोटल वोटिंग पावर का कैलकुलेशन करेंगे, और अगर नहीं किया है तो नॉर्मली पेड अप शेयर कैपिटल के मुताबिक आप उसको गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो। क्लियर है? पक्का तो हो सके तो ये जो चार्ट है ये अपने नोटबुक में एक बार कॉपी पेस्ट कर लेना, ताकि आप जब खुद से उसका प्रिपरेशन करो, लर्न करो, तो आपको सारी बातें याद आए। नेक्स्ट सेक्शन 4 में बोला है कि इन सेक्शन 4(1)(a) द वर्ड्स इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड company or the last word private limited in the case of private limited company shall be omitted। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या है देखो, नेम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी टू एंड विद द वर्ड लिमिटेड ओनली। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 4 की। अब अगर मैं सेक्शन 4 में आता हूं यहाँ पे, तो देखो सेक्शन 4 क्या बता रहा है आपको। सेक्शन 4 वेट सेकंड। तो सेक्शन 4 डील कर रहा है आपके मेमोरेंडम के रिलेटेड। तो मेमोरेंडम सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, देखो आपको यही बताया ना यहाँ पे, सेक्शन 4(1)(a), सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, मतलब आपकी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो आपकी कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड आना चाहिए, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अंत में प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। तो सेक्शन 4(1)(a) द वर्ड्स इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शैल बी ओमिटेड। अब ये यहां से ओमिट कर दो। इसका इफेक्ट क्या है, द नेम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी टू एंड विद द वर्ड लिमिटेड। तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी तो गवर्नमेंट कंपनी का जो नाम है वो लिमिटेड करके क्या होगा बोलो, एंड होगा। क्लियर है? तो आपको गवर्नमेंट कंपनी वगैरह लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिमिटेड वर्ड लिख सकते हो। इसका इफेक्ट देखो क्या हो रहा है। अगर मान लेते हैं कोई एक प्राइवेट कंपनी है, ओके, प्राइवेट कंपनी के 51% या फिर उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड किए किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये प्राइवेट कंपनी क्या बन गई, गवर्नमेंट कंपनी बन गई। सो अगर भले ये प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए ए प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसने क्या लिखना है, ए प्राइवेट वर्ड हटा के ए लिमिटेड नाम लिख देना है। क्लियर है? ये इसके इफेक्ट है। क्लियर है? तो ये रहा आपका फिफ्थ अमेंडमेंट फ्रॉम योर कंपनीज एक्ट। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो मेन अमेंडमेंट्स है ये यहाँ पे खत्म हुए। जी हाँ, सर बोले ओ इतने में खत्म हो गए। जी हाँ, यहाँ पे खत्म हो चुके हैं मेन वाले अमेंडमेंट्स। जो आगे वाले अमेंडमेंट्स आने वाले हैं वो कोविड के रिलेटेड अमेंडमेंट्स है। ओके, कोविड-19 के आउटब्रेक के लिए जो भी सर्कुलर्स वगैरह है उसके रिलेटेड अमेंडमेंट है। एक बार देख लेते हैं। सर्कुलर नंबर 12 2020 डेटेड मार्च 30 2020 और सर्कुलर डेटेड अप्रैल 8 2020 एंड अप्रैल 13 2020। तो ये दो सर्कुलर इशू किए हैं। अब तक इंस्टीट्यूट का आरटीपी नहीं आया है। ओके, आरटीपी आने से पहले हम लोग अमेंडमेंट बैच करवा रहे हैं, ठीक है ना। आरटीपी कब आएगा कब नहीं आएगा आई डोंट नो, जब आएगा देख लिया जाएगा। आरटीपी में अगर ये दो सर्कुलर्स कवर है एज एन अमेंडमेंट्स, तो हम लोग एक अलग से वीडियो बना के इन सर्कुलर्स को कवर कर देंगे।
ठीक है। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है, अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो वन टाइम वाले सर्कुलर होते हैं, जैसे कि ये जो सर्कुलर है वो वन टाइम है, कोविड के रिलेटेड सर्कुलर वन टाइम है, ये इंस्टीट्यूट वन टाइम वाले सर्कुलर जो है वो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं करती। भाई बिकॉज इसका लॉन्ग फार रीचिंग इम्पैक्ट नहीं होता है, ये बस उन्हीं समय के लिए, उसी समय के लिए लागू होते हैं जिस समय, जो समय उस सर्कुलर में लिखा गया है, और ये वन टाइम के लिए होता है, परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं। तो टेम्पररी नेचर के सर्कुलर अब तक इंस्टीट्यूट ने अब तक गवर्नमेंट जितने भी लेके आई है लॉ रिलेटेड, तो वो एग्जाम के लिए वो लागू नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा अभी, आरटीपी एक बार आ जाने दो, आरटीपी जब आएगा और अगर उसमें कवर्ड है, आने के चांसेस बहुत रेयर है, 99.99% नहीं आएगा, कवर नहीं होगा, लेकिन अगर आया 0.00001% आया तो मैं अगेन क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वगैरह इसके रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा वो अपलोड कर दूंगा, या फिर यूट्यूब पे भी आ जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी क्या कर दो, आप ऐड कर दो। नेक्स्ट जो है, ओके, स्पेशल मेजर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन द व्यू ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। तो ये एक बातें हैं जो डिस्कस करनी है। ये स्पेशल मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर कोविड-19 आउटब्रेक। तो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि एक बार राइट डाउन द ओवरव्यू ऑफ द स्पेशल मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोविड-19 आउटब्रेक, तो आप इन बातों को लिख सकते हो। ठीक है। तो पहला मेजर उन्होंने लिया है दैट नो एडिशनल फीस चार्ज्ड फॉर लेट फाइलिंग ड्यूरिंग ए मोरेटोरियम पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। तो एक मोरेटोरियम पीरियड जो है वो दिया गया है सारी कंपनीज के लिए फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, और इस दौरान कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट जो कंपनी ने भरना था लेकिन कंपनी नहीं भर पाई, तो उसके लिए कंपनी जो है वो किसी प्रकार का लेट फीस जो है वो चार्ज नहीं करेगी। ओके, लेट फाइलिंग ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। तो इस पीरियड में जो फाइल फॉर्म भरने थे अगर वो कंपनी ने नहीं भरे, तो उसके लिए जो लेट फाइलिंग वगैरह फीस पहले चार्ज हुआ करती थी वो अब चार्ज नहीं होगी। क्लियर है। तो ये आपका पहला स्पेशल मेजर जो कंपनीज को असिस्ट करने के लिए, कंपनीज को हेल्प करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आया है। ठीक है। तो नो लेट फीस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अमेंडमेंट आ रहा है आपका कारो के रिलेटेड ना, कारो 2020। जो कारो 2020 आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 से लागू हो जाना था, ओके, वो अभी रोक दिया गया है। ओके, सॉरी, जो कारो आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 से लागू होना था वो रोक दिया गया है, और ये एप्लीकेबल किया गया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021। सो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने कारो को फॉलो करना है, फाइनेंशियल ईयर 1920 में। वाई? बिकॉज 1920 में ये मतलब 1920 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसका जो कंप्लायंस वगैरह करना था वो तो अभी अप्रैल के बाद करना था, और अप्रैल के बाद तो लॉकडाउन चल रहा है। तो कंपनी ने इस दिक्कत को मिटाने के लिए, बिकॉज कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी में नहीं है, तो वो कारो 2020 जो नया कारो का फॉर्म है, जो नए कारो के फॉर्मेट्स है, उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसका कंप्लायंस करने के लिए कंपनी में एम्प्लॉइज वगैरह नहीं है। ठीक है, या फिर होंगे भी तो उतने नहीं है जितने की चाहिए। तो इसलिए 1920 के फाइनेंशियल के कंप्लायंस करने के टाइम पे कारो 2020 आपको लागू नहीं है। कारो 2020 जो है वो आपको लागू होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसका कंप्लायंस 31 मार्च के बाद चालू होगा। क्लियर है? पक्का? हाँ, कारो का पॉइंट अपने लॉ में सिलेबस में नहीं होता है। कारो का जो पॉइंट है वो आपके ऑडिट के टीचर समझाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं ऑडिट तो मेरे से ही सीखे हैं, तो उनके लिए स्पेशल जो है वो लेक्चर्स में डाल दूंगा कारो 2020 के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट वन, आपका अमेंडमेंट आ रहा है डीआरआर के लिए। सो डीआरआर आपको पता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सॉरी डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व। ये डीआरआर जो आपने बनाना कब है बोलो? बिफोर 30 अप्रैल एवरी ईयर। सो अगर मान लेते हैं कोई डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उसके लिए आपने डीआरआर बनाना है 20% का, और वो डिपॉजिट करना है आपने 30 अप्रैल 2020 के पहले। लेकिन कोरोना के आउटब्रेक की वजह से ये टाइम लिमिट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया है। सेम गोज विद डीआरआई, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट या फिर सिंकिंग फंड जिसको बोलते हैं, जो 15% का हुआ करता था, उसका टाइम लिमिट भी 30 अप्रैल हुआ करता था। लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ओके, बस इसी फाइनेंशियल के लिए है ये, तो 2021 के लिए आपका जो 30 अप्रैल का जो लिमिट था उसको एक्सटेंड करके 30 जून करा गया है। समझे बात? क्लियर है? ये वन टाइम है। नेक्स्ट वन, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन।
अंडर सेक्शन 10A। सो 10A नया सेक्शन ऐड हुआ था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो भी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो उन्होंने क्या करना है, अपने इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन लिख के देना है। ओके, क्या देना है कि हमारे जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे, उन सब्सक्राइबर्स ने हमको सब्सक्रिप्शन के ऊपर जितने भी पैसे देने हैं, यानी कि उनके जो शेयर्स वगैरह उनको अलॉट करने हैं, वो सारे पैसे कंपनी को दे दिए हैं। अब अगर मान लेते हैं अगर कोई नई कंपनी बनी है इस साल, तो उनके लिए 180 दिन का जो लिमिट है वो बढ़ा के और 180 दिन उनको दे दिए है। सो 180 प्लस 180 360 डेज में उन्होंने कंप्लाइज कर देना है। ये यानी कि एक रिलीफ बात है कि सब्सक्राइबर वगैरह जो होते हैं, जो कंपनी के मेमोरेंडम पे सब्सक्राइबर रहते हैं, पहले पहले मेंबर्स रहते हैं, उन्होंने कंपनी को पैसा देना है जो भी शेयर्स वगैरह है 180 दिन के अंदर, और कंपनी ने 180 दिन, उसी 180 दिन के अंदर वो डिक्लेरेशन भी फाइल करना है। अब यहाँ पे 180 दिन और मिल गए हैं, तो सब्सक्राइबर के पास पैसे वगैरह नहीं है शेयर्स के पैसे देने के लिए, तो वो अगेन 180 दिन उनके पास है कंपनी को पैसे देने के लिए, और कंपनी के पास भी और 180 दिन है टू फाइल द रिटर्न, टू फाइल द डिक्लेरेशन। तो 180 और 100 360 दिन उनके पास अवेलेबल है। क्लियर है? चलो यहाँ पे खत्म हुआ स्पेशल मेजर्स वाली बातें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोविड-19 के रिलेटेड एक एफएक्यूज आए थे विद रिलेटिंग टू सीएसआर। ओके, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मचा था, ठीक है ना, इस सीएसआर के एफएक्यूज के ऊपर। क्या वो बवाल थे, क्या चीजें थी, ये एक बार देख लेते हैं। सो 10 अप्रैल 2020 को ये सर्कुलर आया था, सॉरी ये एफएक्यूज इशूड किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पहला एफएक्यू, वेदर द कंट्रीब्यूशन मेड टू पीएम केयर फंड्स, तो पीएम केयर फंड्स पे अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो क्या वो सीएसआर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा? तो जी हाँ, वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मान लो कोई कंपनी या फिर कोई भी बंदा अगर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या फिर स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, तो क्या वो सीएसआर के लिए लागू है? तो नहीं। तो अगर आपकी कंपनी पीएम केयर, प्राइम मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर फंड है उसको देता है तो वो एप्लीकेबल है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को देता है, चीफ मिनिस्टर, ओके, तो चीफ मिनिस्टर को देता है तो उसको आप लोग सीएसआर एक्सपेंडिचर में नहीं ले सकते। इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड उन्होंने अलाउ नहीं किया। नेक्स्ट वन, अगर मान लो आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देते हो, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे फ्लड, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो उनके मैनेजमेंट के लिए एक स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी बनाई जाती है, उसको देते हो तो हाँ आपको अलाउ किया जाएगा, बिकॉज ये डिजास्टर वाली बातें हैं कोविड-19, तो अगर कोई कंपनी स्टेट डिजास्टर को देती है तो अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, whether spending on CSR funds for COVID-19 रिलेटेड एक्टिविटी, क्या वो आपको अलाउ किए जाएंगे? तो जी हाँ, वो आपको अलाउ किए जाएंगे, ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेदर पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस वर्कर्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के पीरियड में अगर मान लो आपकी कंपनी ने कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को वेजेस वगैरह दिए है, तो क्या वो सीएसआर के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं जी, ये सीएसआर के लिए अप्लाई नहीं किए जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना, और ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, ये आपको सीएसआर करके एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, नॉर्मल एक्सपेंडिचर अलाउड है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर करके अलाउड है, सीएसआर करके आप उसको नहीं बोल सकते। वही अगर डेली वेजर्स के, अगर आप कोई कंपनी में डेली वेजेस काम करते हैं और उन कैजुअल और डेली वेजेस काम करते हैं और उनको अपने वेजेस दिए हैं, तो क्या वो अलाउ किए जाएंगे? तो ये सेम अपने सैलरी जैसा ही है, तो ये भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर मान लेते हैं आपने एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू टेम्परेरी कैजुअल डेली वेज वर्कर्स दिया है, ओके, यानी कि आपने एक्स ग्रेशिया यानी कि आपने दिल से उनके वेजेस को छोड़ के कुछ एडिशनल पेमेंट किया है, ओके, तो वो पेमेंट क्या है बोलो? एडमिसिबल है, प्रोवाइडेड वो पैसा जो है वो फाइटिंग ऑफ कोविड-19 के रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, ओके, यानी कि आपके पास कोई क्या कर रहे हैं, टेम्पररी कैजुअल या डेली वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको आपने क्या कर लिया, कुछ उनके वेजेस के साथ साथ कुछ एडिशनल फंड्स दे दिए कि ये पैसे ले लो और आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह खर्चा कर दो, आपके सैनिटाइजर वगैरह खरीदी करने, बिकॉज ये बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, सैनिटाइजर वगैरह खरीदना, मास्क खरीदना उनके लिए बड़ा ही खर्चिक काम हो सकता है, तो इसके रिलेटेड मास्क खरीदने के लिए, सैनिटाइजर खरीदने के लिए, ओके, कुछ हॉस्पिटल में वगैरह जाने के लिए उन्होंने अगर उसको खर्चा दिया हुआ है, एडिशनल पेमेंट दिया हुआ है, तो वो सीएसआर करके अलाउड हो जाएगा। ओके, मोटा मोटी बात कर ले तो अगर मान लो उसका जो वेजेस था वो पूरे महीने का मान लेते 10,000 हुआ होता है, ओके, वेजेस, तो क्या वेजेस अलाउ किए जाएंगे सीएसआर में? नहीं, ओके, लेकिन अगर 10,000 के साथ साथ उन्होंने 1,000 रुपए एडिशनली दे दिए, ओके, कि कोविड के लिए, कि कोविड-19 के
आउटब्रेक को से बचने के लिए आप 1000 रुपए ले लो, मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल एक्सपेंडिचर, गोली वगैरह खरीदो, तो ये 1000 आपको अलाउ किया जाएगा सीएसआर के लिए। क्लियर है? पक्का? यस। तो बच्चों यहाँ पे खत्म हुआ अपना नवंबर 2020 बैच की अमेंडमेंट बैच। ओके, ये सारे अमेंडमेंट्स है, जो सारे अमेंडमेंट्स आपको नवंबर 20 में अप्लाई होंगे। बच्चों प्लीज इन नोट्स को आप डाउनलोड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ग्रुप का लिंक दे दिया है, उस ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाना और वहां से ये अमेंडमेंट नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेना, उसके प्रिंट आउट निकालना और उसको ढंग से पढ़ना, बिकॉज ये सारे अमेंडमेंट्स आपको नवंबर 2020 में लागू होने वाले हैं। साथ साथ मई 20 के जो अमेंडमेंट बैच है उसको, उस लेक्चर को भी आपने डिटेल से देख लेना है। ओके, चलो, सो विद दिस आई एम टेकिंग यू लीव। बिफोर लीविंग, follow the Elite Professional Academy on the YouTube. If you haven't subscribed to the channel, then please subscribe to the channel. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और फेसबुक पे भी हमको ऐड हो जाना, ठीक है, ताकि ऐसे बहुत सारे लेटेस्ट रिलेटेड सीए रिलेटेड अमेंडमेंट्स आपको मिलते रहे। ओके, सो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इफ एनी डाउट डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 9921458345। सो लॉ रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आपके रहेंगे, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं किसी और रिलेटेड अमेंडमेंट के साथ। टिल देन, सायोनारा।